हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो ये क्लासेज आप सभी लोगों को पता है कि डेली 8 बजे आती है। और वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है। और ये भाई ये टॉपिक जो है वो यूपी और यूपी होमगार्ड के लिए भाई एकदम बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर से देखने को आप लोगों को मिलेंगे। मैं लगभग यूपी होमगार्ड के एग्जाम तक 17 से 18 चैप्टर्स बना पढ़वाऊंगा भाई पढ़ाऊंगा, जिसमें जो है लगभग 15 क्वेश्चन उन 17 से 18 चैप्टर्स में आप सभी लोग को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। फिर ये मत कहना कि भाई देख ली होती क्लास। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई पूरी क्लास देख के जाना सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज हमारा टॉपिक क्या है। वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य, कॉमर्स ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी जो है सिकनारियो, ठीक है, स्केनारियो। अवधारणा और अंतर क्या है इसके, कॉन्सेप्ट एंड जो है डिफरेंस इसमें क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए व्यापार और वाणिज्य में अंतर समझना बहुत आवश्यक भाई। किसी भी अर्थव्यवस्था में जैसे किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जब से वो पहुंच जाती है, जैसे मान लो मैंने टमाटर उगाया खेतों में, तो वो टमाटर मैं उगाने वाला हूँ, उत्पादन किया, उसका उपभोक्ता जो है मतलब जो उसको लेगा वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जो है व्यापार वाणिज्य, व्यापार में और वाणिज्य में जो है अंतर समझना होगा, ठीक है। व्यापार क्या है, ट्रेड क्या है, इसकी परिभाषा। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। खरीदना और बेचना क्या कहलाता है भैया, तो वह जो है क्या कहलाता है भाई, तो वह जो है व्यापार कहलाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं की सेवाओं का क्रय और विक्रय, जब वस्तुओं की सेवाओं का क्रय और विक्रय जो है लाभ के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भैया, तो उसे जो है ट्रेड कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति इसकी क्या होती है, यह एक जो है संकीर्ण अवधारणा है। यह सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। ये सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर जो है भाई हो सकता है ट्रेड, ठीक है। उदाहरण इसका क्या है, एक सब्जी विक्रेता द्वारा मंडी से आलू खरीदकर बाजार में बेचना, इसमें भंडारण या बड़े नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती भाई, ठीक है। एक सब्जी विक्रेता जो होता है वो देखते हो भाई क्या करता है, सब्जी मंडी से जो है आलू खरीदता है और उसको उसी को जिस बाजार से खरीदता है उसी को उसी बाजार में ले जाकर भाई बेच देता है, ठीक है। मतलब जैसे इस बाजार से खरीदा दूसरे बाजार में, लेकिन वो रहता है सब्जी मंडी का ही बाजार, ठीक है, वहां पर बेच देता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, उसको क्या कहते हैं, कॉमर्स को। तो इसकी परिभाषा क्या है, वाणिज्य एक व्यापक शब्द है। इसमें व्यापार के साथ साथ व्यापार की सहायता की क्रियाएं भी शामिल है भाई। इसमें व्यापार के साथ साथ क्या है, व्यापार की क्रियाएं भी शामिल है। व्यापार की सहायक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे परिवहन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा और विज्ञापन। जैसे हमें किसी चीज का विज्ञापन करना होता है भाई, विज्ञापन करने के लिए भी तो हमें जो है कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। परिवहन के लिए, बैंकिंग के लिए, बीमा, भंडारण, इन सबको जो है ये सहायक क्रियाएं, इन्हीं सबको मिलाकर और व्यापार को मिलाकर, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, वाणिज्य कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन केंद्र और खपत केंद्र के बीच जो है बाधाओं को दूर करना। यह बड़े पैमाने पर होता है। जैसे भाई ये रही मेरा खेत, यहाँ से उत्पादन हुआ, ये रहा मार्केट, ये मार्केट इतना बड़ा, ठीक है। ये मार्केट में जो है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए भाई हमें ट्रांसपोर्ट लगा, पैसों के लिए बैंकिंग वगैरह की सुविधा हुई। अब ट्रांसपोर्ट वाला जो है भाई उसकी जो है उसने बीमा करवा रखा कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो है उसको इतने रुपए मिलेंगे, ये सब कुछ बीमा के तहत आ गया भाई। भंडारण भाई, मैंने यहाँ से मतलब मैं यहाँ से उपभोक्ता हूँ, मतलब सॉरी उपभोक्ता कह रहा हूँ, उत्पादक हूँ, उत्पादन करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उत्पादन कर रहा हूँ। अब यहाँ सब्जी मंडी में जो है यहाँ पर स्टोर बने हुए हैं। अब यहाँ से जो है यहाँ से ले गया, ये भंडारण कर लिया यहाँ पर, तो ये भंडारण हो गया। विज्ञापन, अब इसको यहाँ पर बेचना है तो भाई ये जैसे देखते नहीं हो टमाटर बेचता है, टमाटर ले लो टमाटर ले लो, ऐसे चिल्लाता ना भाई, तो वो विज्ञापन हो गया भाई, ठीक है। इसको एकदम शॉर्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि विज्ञापन क्या होता है, किस प्रकार से, ऐसे ही समझ लो विज्ञापन होता है। विज्ञापन बहुत बड़े लेवल का भी होता है, बहुत छोटे लेवल का भी होता है। विज्ञापन सिर्फ वही नहीं है जो तुम टीवियों में या फिर यूट्यूब वगैरह पे प्रचार प्रसार में देखते हो। विज्ञापन कई प्रकार के और कई तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार से है। तो भारत विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवीनतम आंकड़े और नीतियां निम्न प्रकार से हैं।
प्रमुख व्यापारिक भागीदार जो है, सर्वाधिक कुल व्यापार जो है अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक निर्यात जो है, भारत अपना सबसे ज़्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। सर्वाधिक आयात जो भारत अपना सबसे ज़्यादा सामान जो है चीन से खरीदता है भाई। चीन से हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका में बेचते हैं, ठीक है। व्यापार संतुलन किस प्रकार से, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार जो है अधिशेष यानी कि सरप्लस फायदे में रहता है भाई। मतलब जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम अधिशेष में रहते हैं यानी कि सरप्लस में रहते हैं, जबकि चीन के साथ व्यापार करने से हमें क्या होता है, घाटा यानी कि डेफिसिट जो है हमें देखने को मिलती है जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं। लेकिन जब हम अमेरिका के साथ करते हैं भाई तो हम लोग फायदे में, प्रॉफिट में रहते हैं। इसीलिए अमेरिका हमारे ऊपर ट्रेड खेलता रहता है। वो जानता है हमारी क्या है भाई, हमारी मतलब मजबूरी क्या है, हमको वो कैसे नीचे दबा सकता है, ठीक है। अब विदेशी व्यापारिक नीति हम लोग देखते हैं। इसमें जो है FTA 2015 से 2020 तक यह क्या है, यह NDA सरकार की पहली नीति थी। इसका लक्ष्य भारत के निर्यात को जो है 90 बिलियन तक जो है ले जाना था। क्या था भैया, प्लस 90 बिलियन, 900 बिलियन, सॉरी 90 बिलियन में कह रहा हूँ भाई, 900 बिलियन तक ले जाना था। इसमें जो है मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना था। इसमें मतलब भारत के बने सामान को और जो है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना था, ठीक है। ये FTA 2023 लागू जो है 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था, 2030 तक भारत में कुल निर्यात वस्तु प्लस सेवा को जो है $2 ट्रिलियन यानी कि 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना था भाई। वस्तु और जो सेवा है इसको जो है $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना 2030 तक लक्ष्य है FTA 2023 का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का हमारा लक्ष्य क्या है, जिसमें जो है 1 अप्रैल 2023 को जो लागू हुआ था, जो कि वर्ष 2023 तक हमें कुल अपनी निर्यात को जो है वस्तु और जो सेवा है उसके निर्यात को $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसकी विशेषता क्या है, यह नीति जो है प्रोत्साहन से हटकर छूट और सरलीकरण पर आधारित है, ठीक है भाई। यह जो नीति है यह प्रोत्साहन और जो है छूट से हटकर जो है भाई किस पर, सरलीकरण पर जो है आधारित है। संस्थान क्या है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में भाई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका शॉर्ट नेम क्या है, IIFT। अब इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो IIFT का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो है क्या हो जाएगा, इसका भाई फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नियामक अधिनियम, रेगुलेटरी एक्ट्स क्या है, विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर नए नए जो है या फिर कानून जो है भारत सरकार ने वह बनाए हैं। जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। भाई क्या हो जाएगा, FERA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है FERA का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जो कि 1973 में लागू हुआ था। यह कानून जो है बहुत सख्त था। इसमें विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमा चलता था और जेल की सजा का प्रावधान था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भाई देखो पहले क्या चला था, रेगुलेशन एक्ट, फिर मैनेजमेंट एक्ट आया। कब आया, 1999 में आया। रेगुलेशन वाला कब आया, 1973 में आया। और जो है मैनेजमेंट वाला कब आया, तो 1999 में आया, ठीक है। उदारीकरण के बाद FERA को खत्म करके FEMA लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। इसके उल्लंघन को नागरिक अपराध माना गया, यानी केवल जुर्माना या आर्थिक दंड जो है यह दिया जाता था, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ED की छापा भी आप लोगों ने सुना होगा। किसके ऊपर पड़ रहा था भाई, समझ जाओ किसके ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या था, FEMA और जो है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानूनों को लागू करना था, ठीक है, ED का काम, ठीक है। ED भाई समझ जाओ, प्रवर्तन निदेशालय जिसका नाम है इन्फोर्समेंट क्या है, डायरेक्टोरेट। ये जो है इनका क्या है भाई, फुल फॉर्म है ED का, ठीक है। भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट,
पूंजी निर्माण के लिए शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था की क्या है भाई, रीढ़ मानी जाती है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या मानी जाती है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या मानी जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी मानी जाती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, किस प्रकार से वो भाई, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट मैंने तो कभी स्टॉक वगैरह में पैसे वगैरह या फिर कुछ लगाया नहीं, या फिर ना मैंने उसको कभी करने का प्रयास किया है, ठीक है। इसका सिर्फ थोड़ा बहुत सा ऐसे पता है, सेबी वगैरह इसमें करती है, क्या है ये सब कुछ मुझे बहुत विशेष नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कि किस प्रकार से उसमें जो है स्टॉक मार्केट में जो है पैसे वगैरह जो है लगाए जाते हैं या फिर किस कंपनी को दिया जाता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। बस ये हमें पढ़ना क्या है इसमें, ये नहीं पढ़ना कि पैसे कैसे लगाने हैं, बस ये जानना है ये होता क्या है, बस, ठीक है। सेबी नियामक संस्था कौन सी है इसकी, सेबी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो है क्या है, इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म है। स्थापना 1988 में गैर संवैधानिक रूप से, लेकिन जो है इसे संवैधानिक दर्जा 1992 के अधिनियम के द्वारा मिला। 1988 में ये क्या था भाई, गैर संवैधानिक रूप से था सेबी, लेकिन 1992 में जो है इसको क्या मिला था, संवैधानिक अधिनियम के तहत जो है वैधानिक दर्जा मिला था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। कार्य इसका क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना और जो है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। निवेशकों के हितों की रक्षा करना और जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोकना, और शेयर बाजार को क्या करना है भाई, नियंत्रित करना है, ठीक है। भारतीय शेयर बाजार। इसमें दूसरा क्या है, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है भाई, इसकी स्थापना 1875 में, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भाई, BSE। ये क्या है भाई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, क्या भाई, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया का जो है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। संस्थान या जो है दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। ये कहाँ पर भैया, स्थान ये कहाँ पर है भैया, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में, ठीक है। इसका सूचकांक इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स, या जो है शीर्ष 30 कंपनियों पर आधारित है। ये क्या है, सेंसेक्स भाई, यह 30 शीर्ष कंपनियों पर आधारित होता है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है टर्नओवर के हिसाब से भाई, ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें जो है निफ्टी जो है 50 या जो है शीर्ष 50 कंपनियों पर आधारित होता है, इसको निफ्टी कहा जाता है। NSE जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, उसमें क्या होता है, उसका सूचकांक निफ्टी होता है भाई। कहते नहीं निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया, तो वही चीज़ ये देखो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या होता है। तो इसका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है भाई, सूचकांक क्या है, सेंसेक्स है, और जो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो सूचकांक है वो क्या है, निफ्टी है, ठीक है। प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, तेजड़िया यानी कि बुल, वह निवेशक जो उम्मीद करता है कि शेयर के दाम बढ़ेंगे, बाजार में तेजी से तेजी, इसे जो है सांड या बुल से दर्शाया जाता है, क्योंकि वह जो है सींग ऊपर करके मारता है, इसीलिए जो है तेजड़िया बुल के हिसाब से, बैल के हिसाब से, सांड के हिसाब से देख सकते हो दर्शाया गया हुआ है, ठीक है। और जो है मंदड़िया यानी कि बियर, वह निवेशक जो उम्मीद करता है कि शेयर बाजार के दाम गिरेंगे भाई, शेयर बाजार के दाम क्या होंगे भाई, गिरेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये मानता है कि शेयर बाजार के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। शेयर बाजार के दाम गिरेंगे, बाजार में मंदी आएगी, इसे जो है भालू से दर्शाया जाता है, देख लो भाई दर्शाया गया हुआ है, और नीचे की ओर झुकता है, ठीक है। लाभांश, डिविडेंड, ठीक है, ये क्या है, कंपनी अपने मुनाफे का जो हिस्सा शेयरधारकों को बांटती है उसे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जो कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा अपने जो शेयर धारक है उनको जो बांटती है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। डीमैट खाता, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने और ट्रेडिंग करने के लिए यह खाता अनिवार्य है। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने और उनको ट्रेडिंग करने के लिए जो डीमैट खाता होता है, यह रखना जो है, यह खाता रखना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। निवेश के प्रकार कौन कौन से हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में लंबे समय के लिए निवेश करती है और प्रबंधन में हिस्सा लेती है, जैसे वॉलमार्ट द्वारा जो है फ्लिपकार्ट में निवेश किया गया है, ठीक है। वॉलमार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट में जो है निवेश किया गया हुआ है। FDI इसी को कहा जाता है, इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में जो है लंबे समय के लिए निवेश करती है और प्रबंधन में हिस्सा लेती है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई। एफपीआई, बीआई लिख दे रहा था भाई। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये क्या है? जब विदेशी निवेशक केवल शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं, इसे हॉट मनी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हॉट मनी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम और मुख्यालय उसका कहाँ पर है? कंपनी के नाम ओएनजीसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गेल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और जो है भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई में। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में। कोल इंडिया कोलकाता में। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और जो है नाल्को, इसका मुख्यालय कहाँ पर? ओडिशा में। एनएमडीसी का हैदराबाद। भेल का नई दिल्ली में। HAL का बेंगलुरु में। NTPC का नई दिल्ली में। भाई देखो, ये मुख्यालय याद रखना, क्योंकि भाई इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की भरपूर संभावना। ONGC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल का मुख्यालय नई दिल्ली में। गेल इंडिया का नई दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम का जो है भाई मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुंबई में। पेट्रोलियम अधिकतर मुंबई में है। ठीक है भाई। सेल जो है नई दिल्ली में। सेल नई दिल्ली में। कोल कोलकाता में। कोल से कोलकाता, कोल से कोलकाता। ठीक है। नाल्को उड़ीसा में। नाल्को कहाँ पर है? उड़ीसा में। नाल्को उड़ीसा में। ठीक है। NMDC हैदराबाद में। NMDC कहाँ पर भैया? हैदराबाद में। भेल नई दिल्ली में। भेल कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और जो है HCL कहाँ पर है? बेंगलुरु में। HCL कहाँ पर है भैया? बेंगलुरु में है। NTPC कहाँ पर है? NTPC जो है भैया नई दिल्ली में है। NTPC कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है। निर्यात संवर्धन के लिए जो है, निर्यात संवर्धन के लिए अपेडा कृषि उत्पाद का मुख्यालय नई दिल्ली। और जो है एमपेडा जो है, इसका जो है समुद्री उत्पाद के लिए मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। कहाँ पर है भैया? कोच्चि केरल में है। अपेडा कृषि उत्पादन के लिए मुख्यालय नई दिल्ली में है, निर्यात संवर्धन के लिए। ठीक है। और जो है MPEDA, इसका जो है समुद्री उत्पादन के लिए मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। ठीक है भाई। गुणवत्ता और मानक, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्पादों के विशेष चिन्ह मार्क लगाया जाता है, जैसे हॉल मार्क। ये क्या होता है? बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना चांदी की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए यह लगाया जाता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा जो है BIS भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, के द्वारा जो है इसको दिया जाता है। किसको भैया? हॉल मार्क को। यह क्या होता है? बहुमूल्य जो धातुएं रहती हैं जैसे सोना चांदी, ये सब कुछ जो होता है, यह जो है उसकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। एग मार्क क्या होता है? कृषि उत्पादों जैसे तेल, दाल, मसाले, शहद की गुणवत्ता के लिए जो है एग मार्क दिया जाता है। ठीक है। एग मार्क किसके लिए दिया जाता है भाई? जैसे तेल, दाल, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जो है, मसाले, शहद, इन सब की गुणवत्ता के लिए क्या दिया जाता है? एग मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है भैया? एग मार्क जो है दिया जाता है। ठीक है। इको जो है मार्क, इको मार्क कब दिया जाता है? उन उत्पादों पर लगता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। इसका चिन्ह क्या है भैया? मिट्टी का घड़ा है। इको मार्क किस पर लगता है? उन उत्पादों पर लगता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि इको फ्रेंडली। इको का मतलब सीधा क्या है? इको फ्रेंडली जो होते हैं प्रोडक्ट, उन पर जो है, यह जो है उत्पाद जो है, उन पर जो है इको मार्क लगाया जाता है। यह जो है मिट्टी के घड़े का निशान होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। फसाई, सभी खाने पीने के जो है पैकेट बंद चीजों पर इसका लाइसेंस नंबर अनिवार्य है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। फसाई क्या करता है भाई? देख सकते हो यहाँ पर, जैसे LIC नंबर करके होता है ना, LIS नंबर करके होता है, तो वही होता है फसाई का नंबर, जिसमें जो है हमें क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। लेकिन भाई ये घटिया है, इसको पता नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है, बस इसने दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, जाओ तुम कर लो। भाई ये कभी जांच भी तो करे। इतने घटिया घटिया चीजें मिल रही हैं भाई। सेंसोडाइन देख रहे हो, फ्रॉड कंपनी उसकी चल रही थी दिल्ली में शायद। ठीक है भाई, क्या ही कह सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध जो है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सुधार एवं विकास से हुआ था।
आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध जो है लघु उद्योगों के सुधार और विकास से हुआ था। आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध किससे है? लघु उद्योगों के सुधार एवं विकास से है। ठीक है। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक नेस्डैक, ठीक है, नेस्डैक और जो है डाउन जोन्स जो है ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। नेस्डैक जो है ये और डाउन जोन्स जो है अमेरिका के। निक्केई जो है ये कहाँ का है? जापान टोक्यो का है। कहाँ का है? निक्केई जापान टोक्यो का है। नेस्डैक और जो है डाउ जोन्स जो है ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, व्यापार को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है जिसे आरबीआई नियंत्रित करती है। भाई समझ रहे हो? आरबीआई जो है किसको नियंत्रित करती है? धन को नियंत्रित करते हैं। कुछ भी करना है तो पैसा 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 पैसा, क्या चाहिए भाई? पैसा पैसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। भाई ये याद रखना, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, अल्पकाल के लिए भाई देता है। ठीक है। रेपो रेट क्या होता है भाई? वह होता है जिस पर जो है आरबीआई क्या देता है? बैंकों को कर्ज देता है अल्पकाल के लिए। ठीक है भाई। रिवर्स रेपो रेट, यह वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों से अपना पैसा वापस जमा करवाता है। यानी बैंक आरबीआई को कर्ज देता है। जैसे क्या करता है कि बैंक जो है क्या करता है? आरबीआई को कर्ज देता है। आरबीआई को कर्ज लेना हुआ तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है भैया? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपना कुल जमा का कुछ हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है भाई। जो सीआरआर होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये बैंक जो होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो भाई, खातो खुलवायो, तो वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का खातो खुलवायो है तूने उसमें क्या होता है कि वो बैंक क्या करेगी? तेरा ही हिस्सा समझ लो ले जाकर कुछ ना कुछ आरबीआई के पास जमा करती है। तभी कहते हैं नेटवर्क ना है भाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पैसे नहीं होते इसलिए वो कह देते हैं नेटवर्क नहीं। नेटवर्क नहीं रहता है तभी वो कहते हैं। ठीक है। 500 से और जो है 1000 की नोटों की बंदी, नोटबंदी जो है विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को की गई थी भाई। यानी कि जो 500 के और 1000 रुपये के जो नोट बंद हुए थे वो कब हुए थे भाई? तो वह जो है 8 नवंबर 2016 को हुई थी। क्या हुआ था? 8 नवंबर 2016 को जो है 500 और जो है 1000 की नोटों की बंदी हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या भैया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश जब दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसी टाइम जो है क्या हुआ था भैया? किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी भाई? या फिर किसकी शुरुआत हुई थी? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2018 को। ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन थी? कंगना रनौत थी। कौन थी? कंगना रनौत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। एक सेकंड रुकना। ठीक है। कंगना रनौत है। प्रमुख जिले और जो उनके उत्पादक जो है कौन कौन से? अलीगढ़ में जो है ताले और हार्डवेयर एवं जो है मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए, मेटल हैंडीक्राफ्ट हार्डवेयर और ताले के लिए जो है अलीगढ़ जो है वह फेमस है। अलीगढ़ भाई किसके किसके लिए फेमस है? तो ताले हार्डवेयर और जो है मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है अलीगढ़ फेमस है। फिरोजाबाद जो है वह कांच की चूड़ियों सुहाग नगरी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। कांच की चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद फेमस है। कन्नौज जो है इत्र के लिए। मुरादाबाद जो है धातु शिल्प पीतल नगरी के लिए। वाराणसी जो है बनारसी रेशम साड़ी के लिए भाई। भदोई कालीन दरी के लिए। भदोई किसके लिए भाई? कालीन दरी के लिए। वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए। मुरादाबाद धातु शिल्प पीतल नगरी जिसको कहा जाता है मुरादाबाद को। कन्नौज इत्र के लिए। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए जिसको सुहाग नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ ताले हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है वह फेमस है। ठीक है। लखनऊ भाई चिकनकारी और जो है जरदोजी कढ़ाई के लिए। चिकनकारी और जरदोजी जो है वो कढ़ाई जो होती है उसके लिए लखनऊ। सहारनपुर जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। गोरखपुर जो है टेराकोटा यानी कि मिट्टी की कलाकृतियाँ जो है यहाँ पर देख सकते हो, इसके लिए जो है गोरखपुर फेमस है।
कानपुर जो है चमड़ा उद्योग और टेक्सटाइल की, लखनऊ जो है चिकनकारी और जो है जरदोजी कढ़ाई के लिए, सहारनपुर जो है लकड़ी और नक्काशी के लिए, गोरखपुर जो है टेराकोटा यानी कि मिट्टी की कलाकृतियों के लिए जो है वह फेमस है, कानपुर जो है चमड़ा उद्योग और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या होता है? इसके जनक जो है भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जीएसटी के। ठीक है। कानून पारित जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो इस पर कानून पारित हुआ था। गठन जो है अनुच्छेद 279 की धारा ए के सब पार्ट A1 के तहत जो है हुआ था। ठीक है। 279 ए के सब पार्ट जो है 1 के तहत जो है इसका गठन हुआ था, अनुच्छेद 279 ए के 1 के तहत। ठीक है। ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2016 को ये कब लागू हुआ था भाई? 1 जुलाई 2016 को। नारा क्या है? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जो है इसका नारा है। जीएसटी का मॉडल जो है कनाडा के उपभोग मॉडल पर आधारित, जो जीएसटी वो कनाडा के उपभोग मॉडल पर क्या भैया आधारित माना जाता है। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला विश्व का देश जो है कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस जो है क्या है भाई? जीएसटी लागू करने वाला पहला क्या है भैया? विश्व का देश माना जाता है फ्रांस। फ्रांस क्या माना जाता है भैया? विश्व का पहला देश है जिसने क्या किया भैया? वह लागू किया। क्या लागू किया भैया? तो जीएसटी लागू किया है। जीएसटी सबसे पहले किसने लागू किया? फ्रांस ने। किसने लागू किया भाई? फ्रांस ने सबसे पहले जो है जीएसटी लागू किया। कब किया? 1954 में किया। जीएसटी पर कर स्लैब कितना है? 5, 12, 18, 28 ये जो है कर स्लैब है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य जो है असम है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है यानी कि निर्मला सीतारमण जी हैं इसकी। ठीक है। क्या है? अध्यक्ष है। और जो है भाई इसके जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम। ये याद रखना, जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य है प्रथम? तो वह असम माना जाता है। ठीक है। नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के क्या हुआ था? एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया गया था। जो नीति आयोग है उसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये याद रखना है। उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित हुआ था। ठीक है। मुद्रालय। ठीक है। भारत के नोट छापने के 4 प्रेस मुद्रालय हैं। कौन कहाँ पर है? नासिक, देवास, मैसूर और जो है सालबोनी। यहाँ पर क्या होता है? नोट छापने के जो है क्या है? मुद्रालय है। मतलब जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तक पढ़ने का एरिया होता है, पुस्तक रखने का, तो वैसे जो है मुद्रा को जो है छापने का जो होता है वो कहाँ पर है? 4 जगह है। नासिक है, देवास है, मैसूर है और जो है सालबोनी है। कहाँ पर? नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। भाई इतना ही था, मैं सोचा आगे भी कुछ है आगे, लेकिन कुछ नहीं था। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट जरूर से करना और वीडियो को भाई पूरा देखा करो, तभी मजा आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।